सबसे पहले बात सियासत की होगी। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर कहा कि वे 9 से 11 मार्च तक सदन में उपस्थित रहें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने की मांग वाले नोटिस पर अगले सप्ताह विचार किए जाने की संभावना है। कांग्रेस और बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर पहले 3 दिनों तक लोकसभा में उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है। यदि सदन के जरिए साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। बजट सेशन का दूसरा फेज 9 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है। लोकसभा स्पीकर के इन तरीकों से हटाए जा सकते हैं। यदि वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते तो उनका पद खुद ब खुद खाली हो जाता है। वे किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित रूप से। वे लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से पद से हटाए जा सकते हैं। लोकसभा के कुल सदस्यों में से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। नोटिस लिखित होना चाहिए। नोटिस पर कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। यानी कोई भी सांसद अचानक खड़े होकर स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव नहीं ला सकता। नोटिस मिलने के बाद में स्पीकर खुद उस कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करता। उस दिन सदन की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर या फिर किसी वरिष्ठ सदस्य के जरिए चलाई जाती है। हटाने के लिए साधारण बहुमत ही काफी है। जितने सांसद तब लोकसभा में उपस्थित हो और मतदान कर रहे हो, उनमें से 50% से ज्यादा यानी कि एक सांसद का समर्थन होना चाहिए। इसके लिए विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत की भी जरूरत नहीं है। अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो स्पीकर तुरंत पद से हटाया जाता है। वे सांसद बना रहता है लेकिन स्पीकर नहीं। फिर से नया स्पीकर चुना जाता है। अब तक स्वतंत्र भारत में लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव कभी पास नहीं हुआ। नोटिस तो दी गई, बहस भी हुई, लेकिन वोटिंग तक मामला नहीं पहुंचा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ था, जिसमें 65 दिनों में 30 बैठकें होंगी और 2 अप्रैल को खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और अब बात बिहार की, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की टिकट कटाने के बाद बिहार में नई सरकार कब बनेगी, ये सवाल है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा? सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा? अब यही सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। बिहार में हर जगह इसी बात की चर्चा हो रही है। इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने का रास्ता साफ हो गया है। और इस तस्वीर के साथ ही ये साफ हो गया कि बिहार की राजनीति नए युग में प्रवेश करने जा रही है। पिछले 20 साल में सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद बिहार में नई सरकार बनेगी और सरकार की स्टीयरिंग भी किसी नए नेता के हाथ में होगी। सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी वही ये फैसला लेंगे। क्या उनका निर्देश है, क्या उनका आदेश है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनके आदेश का ही पालन कर रहे हैं और करेंगे भी। सरकार भले ही कुछ दिनों के बाद बने, लेकिन सरकार के फॉर्मूले पर चर्चा अभी से तेज हो चुकी है। नई सरकार कैसी होगी? कौन होगा सरकार का मुखिया? किस पार्टी को मिलेगा कितना मंत्री पद? यानी बिना नीतीश नई सरकार का नया फॉर्मूला कैसा होगा? सूत्रों की माने तो पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में, पिछले 20 साल से सरकार के हाथ में जा रही नीतीश कुमार के हाथ में, नई सरकार का फॉर्मूला बीजेपी के हाथ में। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में बीजेपी से सीएम पद के साथ ही 15 मंत्री होंगे, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम का पद निशांत कुमार को मिल सकता है। इसके साथ ही जेडीयू से भी नई सरकार में 15 मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल में बाकी सहयोगी दलों की भागीदारी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है, यानी चिराग की पार्टी से 2 मंत्री, 2 मांझी और कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बनेंगे। फिलहाल बिहार में 27 मंत्री हैं। जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का पद है तो
बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री हैं। नई सरकार में फॉर्मूला भी नया होगा और चेहरा भी। वैसे जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका निर्णय सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। इस बीच पटना में हुई जेडीयू की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और फैसला ये कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होंगे और जनाधार बढ़ाने के लिए पूरे बिहार का दौरा करेंगे। विधायकों की तरफ से जोरदार आवाज उठी कि निशांत बाबू को आगे लाना है। इसके लिए सब लोग ताली बजाया, हाथ उठाया। हालांकि अभी तक बिहार में नई सरकार का आधिकारिक फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने अलग अलग सीएम हाउस जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात देश के उन होनहारों की जिन्होंने यूपीएससी में शानदार सफलता हासिल की है। ये वो होनहार हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा पास कर अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के रहने वाले डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। अनुज की ये सफलता इस बात की मिसाल है कि छोटे शहर से निकलकर भी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में अव्वल स्थान हासिल किया जा सकता है। अनुज अग्निहोत्री के घर में जश्न का माहौल है। बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। अभी थोड़ा समय लग रहा है प्रोसेस करने में। अच्छा, ये जो बताइए मुझे आप कि आपने जो इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, इसमें प्रेरणा आपको मतलब मुख्य रूप से किससे मिली? प्रेरणा पूरा परिवार हमेशा, जिसने हमेशा सपोर्ट दिखाया है, जिसने हमेशा मुझे प्रायोरिटाइज करा है, मेरी मेहनत को प्रायोरिटाइज करा है, एग्ज़ाम को प्रायोरिटाइज करा है, तो उसी को मैं श्रेय देना चाहता हूँ। तो सर, ये क्या फर्स्ट बार में ही आपने क्लियर किया? सर, फर्स्ट बार में मुझे एक दूसरी सर्विस मिली थी और थर्ड बार में मुझे ये एक जिसमें भी रिजल्ट आया है फर्स्ट टाइम का, ये अभी थर्ड अटेम्प्ट है। यूपीएससी में मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी बाजी मारी है। एमपी के कुल 43 कैंडिडेट्स को सफलता मिली है। टॉप 10 में एमपी के 2 कैंडिडेट्स को जगह मिली है। 5वीं रैंक भोपाल के ईशान भटनागर को मिली, जबकि धार जिले के पक्षल ने 8वीं रैंक हासिल की। अशोकनगर के चितवन जैन को 17वीं रैंक मिली है। खंडवा की रूपल जायसवाल को 43वीं रैंक हासिल हुई है। रीवा की समीक्षा द्विवेदी को 56वीं रैंक मिली है। नरसिंहपुर की दीक्षा पाटकर को 88वीं रैंक हासिल हुई है। ग्वालियर की सृष्टि गोयल को 160वीं रैंक मिली है। फिफ्थ अटेम्प्ट था यूपीएससी में और इस साल मुझे 160 रैंक प्राप्त हुई है और मैं बहुत ही खुश हूँ। और ये जर्नी बहुत लंबी रही है, पर मेरे पेरेंट्स और मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है, भगवान जी की कृपा रही है और मैं बहुत। किस तरह से आपने तैयारी की, कितना वक्त आपने दिया, क्या क्या किया इसके पहले आप? तो ये मेरा 5th अटेम्प्ट रहा है। स्टार्टिंग में मैंने ये मेरा 3rd इंटरव्यू और 3rd मेंस एग्जामिनेशन था, तो जर्नी काफ़ी लंबी रही है और डिफरेंट थोड़े चैलेंजेस भी आए हैं, बट इसमें मेन यही है कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें और ख़ुद पे कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखें। सर्विसेज परीक्षा का रिजल्ट आया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 8th आई है। जो मेरी पढ़ाई थी मेनली मैंने बाग से ही करी है। बाग की जो सरकारी स्कूल है वहाँ से मैंने अपनी 12th करी है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए आईआईटी कानपुर चला गया था। वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स में 4 साल डिग्री ली है। 2023 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी थी। उसके बाद से ही मुझे यूपीएससी में सिविल सर्विसेज देने का मन हुआ। इसके पीछे मेरी मेन प्रेरणा जो थी वो मेरे नाना जी प्रकाश चंद जी जैन एडवोकेट साहब उनकी रही। उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए था। बात करें मध्य प्रदेश के दूसरे यूपीएससी टॉपर्स की, तो सतना के यशवर्धन सिंह को 212वीं रैंक मिली है। गुना की देवांगी मीना को 236वीं रैंक हासिल हुई है। गुना के नीरज निश्चल को 241वीं रैंक मिली है। नरसिंहपुर की पूजा सोनी को 249वीं रैंक मिली है। शिवपुरी के कृष्णा गोयल को 300वीं रैंक मिली है। सतना की भूमिका जैन को 331वीं रैंक मिली। शिवपुरी के महेश को 494वीं रैंक मिली। शिवपुरी के ही दीपक कोरकू को 563वीं रैंक मिली है। शिवपुरी के ही उज्जवल जैन को 797वीं रैंक मिली है।
और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने एक इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक किया है। और सर अगर इसका मैं पूरा श्रेय दूँ तो मतलब मेरे ऑब्वियसली मम्मी पापा हैं जिनको जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा इन्वायरमेंट दिया है मुझे कि मैं पढ़ सकूँ, जिसमें मैं मेहनत कर सकूँ, कुछ भी काम नहीं करना। और जब मैं अगर फेल हो रही हूँ तो उस पर मुझे नेगेटिवली नहीं बल्कि पॉजिटिवली फिर से सपोर्ट करना कि आगे हो जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यूपीएससी में पास हुए सभी कैंडिडेट्स को बधाई दी है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यूपीएससी का जो रिजल्ट आया उसमें टॉप 10 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 होनहार युवाओं ने अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिसमें भोपाल के ईशान ने 5वीं रैंक हासिल की और धार के पक्षल ने 8वीं रैंक हासिल की। ये धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश की साख देश में और दुनिया में बढ़ रही है, उसके प्रतिमान है। मेरी अपनी ओर से दोनों युवा यूपीएससी के सिलेक्ट होने वाले मित्रों को बधाई, और उम्मीद करेंगे ये हमारा आपका क्रम जारी रहेगा मिलने जुलने का। वहीं छत्तीसगढ़ के होनहारों का भी यूपीएससी में डंका बजा है। रायपुर की वैभवी अग्रवाल ने 35वीं रैंक हासिल की है, तो वहीं रायपुर के ही रौनक अग्रवाल को 772वीं रैंक मिली है। छत्तीसगढ़ के संजय डहरिया ने 946वीं रैंक हासिल की, तो वहीं महेंद्रगढ़ की बेटी ने भी कमाल किया है। महेंद्रगढ़ की दर्शना सिंह ने 383 रैंक हासिल की है। मैंने तो मेरा तो जो था पढ़ाई का था ही, मेरे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, सबका मेहनत था। इसका कारण मैं ये लेके आ पाई। ये सपना तो पहले से था, बचपन से था, बट लेकिन पढ़ाई मैंने 2021 से चालू करी थी। जब मैं कॉलेज में थी तब से मैंने यूपीएससी की पढ़ाई चालू कर दी। इन अभ्यर्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत से ये साबित कर दिया है कि अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।